पॉइंट जो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि 20th सेंचुरी की सबसे महान डिस्कवरियों में, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देना था 1953 में, द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आपकी डिस्कवरी। तो अब सोचिए उससे क्यों ना इंस्पायर हो एक कॉलेज में एक रिसर्च गोइंग स्टूडेंट जिसका नाम था हर्बर्ट बॉयर। तो 1954 में बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए और जेनेटिक्स से प्रभावित थे वो। उन्होंने जेनेटिक्स की थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ा और उनको 54 के बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में, वहीं शायद कैलिफोर्निया में ही या पेंसिल्वेनिया में ही, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका, उनको और ज्यादा मिलता भी नहीं उनके बारे में ऐसा पढ़ने को, उनको माइक्रोबायोलॉजी लैब में काम करने को मिल गया अपनी रिसर्च के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी उन्होंने ज्वाइन करी है, ये एनसीईआरटी में लिखा है 1966 में आपकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। तो माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च करते करते उनको एक बैक्टीरिया पे रिसर्च करने को मिला, बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई, हिस्टेरिशिया कोलाई। और उसकी बहुत सारे स्ट्रेन पे काम किया, अदर बैक्टीरिया पे भी काम किया होगा। और आपको पता है कि सारे बैक्टीरिया तो नहीं, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज रिलीज करते हैं या उनमें ऐसा पाया जाता है एंजाइम, उस एंजाइम का नाम पड़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहली चीज, अगर बच्चे समझते हैं कि सारे बैक्टीरिया में होता है, तो ऐसा नहीं है, सर्टेन बैक्टीरिया में होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अब तक हमने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी की जा चुकी है, ये सब चैप्टर के अंदर लिखा है ना। कितने बैक्टीरियल स्ट्रेन से हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया है। तो ऐसे ही कुछ फर्स्ट टाइम इन्होंने किया हर्बर्ट बॉयर ने, वो पूरी माइक्रोबायोलॉजी लैब का पूरा फायदा उठा रहे थे और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर पूरा वर्क किया उन्होंने। और उनकी पूरी एक एक मैकेनिज्म को कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके डीएनए या मॉलिक्यूल के, बायोमॉलिक्यूल के किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट मारते हैं और फिर एक स्टिकी एंड बनाते हैं, ये सारी बातें अंदर लिखी, मैंने मेंशन भी की हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर बहुत डिटेल स्टडी करी। लेकिन सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिटेल स्टडी से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फर्स्ट नहीं बनना था, हमें एक और चीज की डिस्कवरी होनी बाकी थी, और वो की है स्टेनले कोहन ने। और स्टेनले कोहन एक वेल टैलेंटेड, वेल डिजर्व, वेल रेनोन्ड एक आपके क्या बायोलॉजिस्ट थे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे स्टेनले कोहन। और उनके साथ जब कोलैबोरेशन हुआ आपका किसका, हर्बर्ट बॉयर जी का, तो 1972 में प्लाज्मिड की डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट जाता है स्टेनले कोहन को। और प्लाज्मिड की डिस्कवरी नहीं होती अगर, तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे। तो अब देखिए कि इन दोनों के कोलैबोरेशन 1972 में हुआ, ये सारी कहानी अब आएगी चैप्टर में। लेकिन उसके बाद जो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे आपके स्टेनले कोहन, इनका झुकाव था देखिए रिसर्च की तरफ था, तो ये रिसर्च फील्ड में ही आगे चले गए। लेकिन हर्बर्ट बॉयर जी का थोड़ा झुकाव हो गया कमर्शियली। इन्होंने सोचा क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का यूज अगर हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हम चीजें बना रहे हैं, तो क्यों ना कमर्शियल